नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम कर रही एक अच्छी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उस कंपनी के बारे में बताने से पहले आपका पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में आज जानना भी बहुत जरूरी है। पैकेजिंग इंडिया की 5th लार्जेस्ट सेक्टर है और ये इस कंट्री की लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। पैकेजिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार देखें तो पिछले कुछ सालों में ये सेक्टर 22 से 25% के CAGR से ग्रो कर रहा है और ये सेक्टर कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें FMCG और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी शामिल है, उसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के अनुसार देखें तो इंडिया में पैकेजिंग कंजम्पशन जो है वो पिछले 10 सालों में 200% बढ़ चुका है। ये 2020 तक 4.3 kg पर पर्सन पर एनम से बढ़कर 8.6 kg पर पर्सन पर एनम हो गया है। इतने ग्रोथ के बावजूद भी इस सेक्टर में बहुत ही हेडरूम बचा हुआ है। इस ग्राफ को देखें तो ये आपको साफ पता चल जाएगा कि अगर इंडिया को दो डेवलप्ड कंट्री ताइवान और जर्मनी से कंपेयर करें तो इंडिया में अभी पैकेजिंग का जो कंजम्पशन है वो 8.6 kg पर पर्सन पर एनम है और ताइवान में ये 20 है और जर्मनी में तो ये 42 है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि अभी इस सेक्टर में कितना हेडरूम बाकी है और किस स्पेस से ये ग्रो कर सकता है। तो इस हिसाब से मुझे ये सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलिए मैं उस कंपनी के बारे में बताता हूं जो मुझे पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छी लगती है। आप चाहें तो आप अपने अनुसार भी पैकेजिंग इंडस्ट्री की कुछ अच्छी अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कर उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको MB इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूं। इस कंपनी का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस है। इंटरनल बिजनेस में इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, कंटेनर्स, लाइनर्स, एडवांस कंपोजिट्स और जो मेजर सेक्टर है जिसको ये कैटर करती है वो है फार्मास्यूटिकल, FMCG, केमिकल्स, फूड, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल्स। इसका जो मेजर जियोग्राफिकल मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड 66 कंट्रीज में फैले हैं। अगर हम लोग इसके डोमेस्टिक बिजनेस को देखें तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है और जो मेजर सेक्टर है वो FMCG, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और फूड है। मेजर ज्योग्राफिकल मार्केट जो है इसके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली NCR, दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव में फैले हुए हैं। इसका एक बहुत ही फेमस ब्रांड है अवाना। अवाना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो मेजर प्रोडक्ट है वो अवाना जल संचय, अवाना जल संचय सुपर और इसके जो मेजर सेक्टर हैं वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर हैं। इसके मेजर ज्योग्राफिकल मार्केट वो महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में फैले हुए हैं। अवाना के कंज्यूमर गुड्स जिसमें मेजर प्रोडक्ट्स हैं अवाना कपिला मुरघास बैग, अवाना अनंत लिनो बैग, अवाना टैंक, अवाना रक्षक तारपुलिन, अवाना पैराबल थ्रेड और ये जिसके जो मेजर सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, एग्री इनपुट्स, एग्री पैकेजिंग और डेयरी। मेजर ज्योग्राफिकल मार्केट वो महाराष्ट्र है। चलिए मैं अब आपको अवाना के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं क्योंकि आप इससे अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। तो आप देखिए कि अवाना के प्रोडक्ट्स क्या हैं। ये है अवाना टैंक, ये है अवाना कपिला मुर्गस बैग, ये है अवाना प्रबल वाटरप्रूफ सुतली। इसके नीचे देखिए ये है अवाना कृषि रक्षक मल्च फिल्म, ये है अवाना अनंत लिनो बैग, ये है अवाना रक्षक तारपुलिन। तो इन इमेजेस को देखकर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह के हैं। ये अवाना जल संचय और जल संचय सुपर के इमेजेस हैं। इसको देखकर भी आप इस प्रोडक्ट के बारे में समझ चुके होंगे। तो ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स काफी डाइवर्सिफाइड है, ये काफी बड़े एरिया में काम करती है। अब चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कंपनी मुझे फंडामेंटली भी बहुत अच्छी लगती है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 185 करोड़ है। इसका मतलब ये अभी स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है, तो आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करें। इस कंपनी का करंट स्टॉक PE 12.5 है, जो इंडस्ट्रियल PE 12.6 और इसके 5 इयर्स एवरेज PE 12.5 के ही आसपास है। इस कंपनी का डेट इक्विटी देखिए 0.86 है, जो बहुत ज्यादा नहीं है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो काफी अच्छा है, ये 1.5 से भी काफी अच्छा है। इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.29 है, ये भी हमारे लिए काफी कंफर्टेबल जोन में है।
इस कंपनी का करंट रेशियो 1.47 है, क्विक रेशियो 0.71 है। इसका मतलब ये अपने करंट लायबिलिटीज को भी पे करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब हम लोग इसके एक साल के चार्ट को अगर देखें तो इस कंपनी का प्राइस भी अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। इस तरह भी ये मुझे काफी कंफर्टेबल पोजीशन में लग रहा है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। कंपनी के सितंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। आप देखिए सेल 112 करोड़ का हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ था, तो सेल में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और अगर हम लोग इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखें तो ये भी 11.09% है, जो पिछले क्वार्टर से अच्छा है। इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसके साथ साथ इस कंपनी का ईपीएस भी काफी बढ़ा है। इस कंपनी के जून और सितंबर 2020 के क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा बुरा आया था। आपको पता ही है कि उसमें पेंडेमिक की वजह से हर कंपनी के सेल पे इंपैक्ट पड़ा था, तो उसी तरह इस कंपनी के भी सेल में इंपैक्ट पड़ा है। और इस कंपनी का सेल अब रिकवर हो रहा है और आप देखिए इसमें काफी अच्छा ग्रोथ भी हुआ है। इस तरह से रिजल्ट और परफॉर्मेंस के मामले में भी ये कंपनी मुझे काफी अच्छी दिख रही है। अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं तो वो भी काफी अच्छा है। इस कंपनी में जो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग है वो 58.3% है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग्स को बढ़ाया है। एफआईज भी इन्वेस्टेड है, डीआईज भी इन्वेस्टेड है और एफआईज ने भी इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। कंपनी के प्रमोटर, एफआई और डीआई के बाद जो शेयर बचता है वो 32.91% है। इसमें 28% के आसपास तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो जनरल पब्लिक के पास तो मात्र 4% के आसपास ही बच जाता है। अब चलिए हम लोग इसको चार्ट पर भी एनालाइज कर लेते हैं। तो जब मैं इसे डेली चार्ट पर देखता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कंपनी अभी कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है और इसका जो बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 95 रुपीस के आसपास है और इसका रेजिस्टेंस 110 रुपए के आसपास है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टेड हैं और आपका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन अगर 3 से 6 महीने का है तो आप इसमें 110 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर इन्वेस्ट करें। अगर ये 110 के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे देता है तो मुझे इसका टारगेट और भी 20 से 25 रुपए मतलब 130 रुपए का दिख रहा है। और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो आप अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 95 रुपीस का एक स्टॉप लॉस रखना है। अगर हम इसे आरएसआई इंडिकेटर पे भी देखें तो ये 50 के आसपास है, मतलब इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है। और अगर एमएससीडी को देखते हैं तो इसमें अभी ही पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, मतलब एमएससीडी की लाइन अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है। तो इस हिसाब से भी मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो कभी ना भूलें। धन्यवाद।